नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर मज़ीद तेज़ी से अमल करने का फैसला हुआ। अब आपको पता है कि नेशनल इलेक्शन प्लान के 20 नुकात थे, कुछ उसमें से एक्सक्लूसिव मिलिट्री डोमेन में थे और कुछ बाकी इदारों के थे। 20 नुकात पे साइमल्टेनियस प्रोग्रेस कैपेसिटी की वजह से उस रफ्तार से नहीं हो सकती थी या हुई जैसे कि होनी चाहिए थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो उसका एक पॉइंट था उसके ऊपर अमल करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी उस पर अमल तेज किया है। बहावलपुर में एक मदरसे का इंतजामी कब्जा जो है वो पंजाब हुकूमत ने लिया। ये वो मदरसा है जिसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा था भारत कि ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। 700 के करीब यहाँ पर तालिब इल्म हैं जो ज़कात और सदक़े के ऊपर तदरीस के अमल में मसरूफ़ है। कोई ताल्लुक़ नहीं है इन कार्रवाइयों का जो कि कश्मीर में वाक़या हुआ उससे। हम नेशनल इलेक्शन प्लान हमारी अपनी एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस है, उसके ऊपर हम अमल दरामद कर रहे हैं। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमें करनी है वो तो उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर करनी है कि जो 2014 में बना, लेकिन आज फिर उस पर दोबारा से सर जोड़ के बैठने की जरूरत पेश आ रही है कि उस पर सर जोड़कर बैठा जाए और उस पर उसी तरह से अमल दरामद किया जाए। और उसी का एक सिलसिला था जब हमने कल बहावलपुर में कार्रवाई देखी और एक मदरसे का कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने संभाला और वहां पर आज सहाफियों को विजिट भी कराया। इस हवाले से हम मजीद कुछ गुफ्तगू भी आज के प्रोग्राम में करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात पर भी बात करेंगे और भारत के जंगी जुनून पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिस पर आज मैं प्रोग्राम करना चाह रही हूँ, प्रोग्राम में बात करना चाह रही हूँ। उससे पहले ये बहुत सारे इस किस्म के वाकयात मेरे भी सामने आए, सोशल मीडिया की भी जीने बने, लेकिन मैंने जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने अवॉइड किया कि इस इशू को रहने दो, इस पे बात ना करो, इस पे बात करेंगे तो शायद जातियात पर उंगली उठेगी और किसी की जातियात पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान से अपनी इज्जत खुद ही नहीं संभल रही हो तो अगला बंदा उसकी इज्जत कितना संभालेगा और कब तक संभालेगा। एक खातून थी, एक औरत थी जिसका नाम था, जब तक वो पाकिस्तान में थी उसका नाम था रेहाम खान, लेकिन जब से वो पाकिस्तान से गई और जब से भारतीय मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ने तो उनको खातून को लेना छोड़ दिया, लेकिन जब से उनकी दाल अब पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं गल रही और उन्होंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय मीडिया का सहारा रह गया, तो वो रेहाम खान जो थी वो रहम बन गई, रहम खान बन गई और हकीकतन उनकी हालत भी शायद काबिले रहम ही हो गई। मैं अगर उस रेहाम खान की बात करूं तो वो क्या थी, कुछ क्लिप्स हैं, वो जरा आप देखिएगा। आपको नेशनल भाभी का मिल जाए, इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो। और फिर खान साहब जैसा शौहर हो तो इससे बड़ा जेवर क्या होता है। एक एक्सेप्शनल हस्बैंड जब उनको मिले तो इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो सकता है। अगर 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तानी कौम के साथ और ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी वोट के साथ बेहुरमती ना होती तो खान साहब बहुत पहले वजीर आजम बन चुके होते। पाकिस्तान में इंसाफ होगा। अगर कल इलेक्शंस हुए तो कल मैं खातून अव्वल होंगी। अगर पाकिस्तान का फ्यूचर आप चाहते हैं, हमारी अगली नस्ल का सिक्योर हो, एक ऑनेस्ट हराम हलाल की तफरीक जो जानता हो, जो पाकिस्तान के लिए सही है, तो फिर मैं खातून अव्वल यकीनी तौर पे बनूंगी। आपके पास खान है, नौजवानों जवाब दो, मुझे जवाब दो। खान है तुम्हारे पास, एक ऐसी चीज है जो किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। खान भी है, जवान भी है और भाभी भी है। उनमें कोई बुराई नहीं है और वो बहुत एक सिक्योर इंसान है, तो वो लोगों की जो कमजोरी है उसको समझ नहीं पाते कि पीपल कैन बी डीवियस और या लोगों के कोई इवल डिजाइन्स हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत नेक नियत है। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरे शौहर के नाम पे कोई आंच ना आए। इमरान खान जैसा हीरो, जैसा लीडर, इमरान खान जैसा एसेट पाकिस्तान में और कोई है ही नहीं। वो एक जबरदस्त, एक यूनिक एंट्री है हमारी पॉलिटिक्स में और ऐसा लीडर हमारे पास है ही नहीं। ऐसे शख्स को तो रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता। खान साहब जितनी समझबूझ रखते हैं हमसे, आपसे और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा डाइवर्स तजर्बा रखते हैं। उनको मशवरा देना रियली मेरा ख्याल है कि उनकी इंसल्ट करना है। भाभी की इज्जत रखोगे, आज भाभी की इज्जत रखोगे।
कल की रेहाम खान सवाल कर रही थी कि भाभी की इज्जत रखोगे। कल वो अब खातून अव्वल बनने के ख्वाब देख रही थी, तो उनकी राय क्या थी? अगर वो खातून अव्वल नहीं बन सकी तो इसमें मेरा कसूर है, खातून अव्वल नहीं बन सकी तो इसमें आपका कसूर है, खातून अव्वल नहीं बन सकी तो क्या ये पाकिस्तान का कसूर है? और अब वो खातून अव्वल चूंकि नहीं बन सकी हैं और वो रेहाम खान से रहम खान हो चुकी हैं, आज की रहम खान भारतीय मीडिया पर बैठकर क्या जहर उगल रही है, ये देखिएगा। रेहम खान थी। जो बात आप कहती आई इमरान खान के बारे में, वो दुनिया के सामने साबित हुई और इमरान खान बेनकाब हुए। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपके सामने बहुत अच्छी तरह से, प्यार से ऐसे कोई बात करेंगे कि आपका दिल मोह लेंगे और आप समझेंगे कि हाँ यही सच है, लेकिन फिर फौरन ही आपके पीठ पीछे ऐसे खंजर घूंप देंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। ये सच जरा कम ही बोलते हैं। हम सब ने कंडोलेंस दिए। जाहिर है बहुत अफसोसनाक वाकया है। कश्मीर में कोई और सानेहा होता है, कोई और इंसिडेंट होता है, तो ये एक इंसानियत का तकाजा है कि आप उसके सिलसिले में कंडोलेंस करें। सबका दिल दुखा। वो इमेजेस बच्चियों की जो विडोज हैं, जो विक्टिम्स हैं पुलिस फोर्स की, देखने में बहुत जिगर चाहिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं बोला। इमरान ने उस दिन भी बादशाह के बारे में ट्वीट किया, तो मैंने कहा कि इनकी खामोशी कुछ कह रही है। उसके बाद ट्यूसडे को 6-7 मिनट की स्पीच आई और उसमें उनकी जो टोन थी, कुछ घबराहट थी, कहीं भी उन्होंने अफसोस, कंडोलेंस, कॉन्डमनेशन नहीं दी। मैं बहुत बावसूख जराए से, रिलायबल सोर्सेज से आपको बता सकती हूँ कि ये जो डायलॉग की पेशकश है, ये भी इमरान से डायरेक्टली नहीं आई, बहुत ऊपर से आई है। एक और उन्होंने यहाँ पर बात की कि कश्मीर में जब सानेहात होते हैं, कश्मीर में जब इंसिडेंट्स होते हैं, तो हमें बड़ा अफसोस होता है, लेकिन खान साहब ने कंडोलेंस नहीं किया। जो पुलवामा अटैक हुआ, उनकी जो विडोज की और उनकी जो विक्टिम फैमिलीज की तस्वीर थी, वो उनसे देखी नहीं जाती। लेकिन ये जो रहम खान नामी खातून है, इनसे कश्मीर में जो बेवाएं हैं, और वो बेवाएं इस वजह से हैं कि जो भारतीय फौजी हैं वो उनके शौहरों को मार रहे हैं, वहां पे वो कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों की गोदें उजाड़ रहे हैं, बीवियों के सरों से चादरें छीन रहे हैं, औरतों के सरों से चादरें छीन रहे हैं, वहां पे औरतों की इज्जतें लुट रही हैं, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, लेकिन वो इस रहम खान को नजर नहीं आती। और सबसे बड़ी बात ये कि आज जो ये बातें कर रही हैं उठकर कि इमरान खान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वो भारतीय एंकर सारे के सारे मजे ले रहे हैं कि आपसे बेहतर कौन जानता है, तो उनको कोई ये बताए इस काबिल रहम खातून को कि आप जो है, अब जिस इमरान के लिए बोल रही हैं वो सिर्फ आपका साबका शौहर नहीं है, अब वो इस मुल्क का वजीर आजम है, अब वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। और जिसकी आप कमजरफी की और मुनाफत की बातें कर रही हैं, तो सिर्फ जर्फ का अंदाजा तो इस बात से लगाएं, मुझे एक स्टेटमेंट कोई इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान साहब का उठा के देख लें, बता दें, दिखा दें कि उन्होंने आपके खिलाफ कोई बात की हो या आपके किसी भी राज से उन्होंने पर्दा उठाया हो। ये बात थी। लेकिन एक और चीज है जिसपे वो काबिल रहम खातून, जो कल की रहम खान और आज की रहम खान, रहम खा रही थी और तरस खा रही थी, ना सिर्फ इमरान खान साहब पे, पाकिस्तानियों पे। इमरान खान जब इस तरीके की गिदड़ भक्की हिंदुस्तान को देते हैं, तो हंसी आती है इमरान खान की नादानी पर, या फिर डर, खौफ होता है आपको पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हश्र के बारे में सोचकर कि अगर इस तरीके की कोई गलती कर दी गई इमरान खान की तरफ से, तो फिर किस तरीके का नतीजा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को? रहम, देखिए, मुझे तरस आता है, इमरान पे तरस आता है, उनकी मजबूरी पे तरस आता है, और उनसे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अवाम की मुस्तकबिल पर तरस आता है। ये अल्फाज एक बहुत ही मिलिट्री स्क्रिप्ट लगती है। हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। देखिए, उनकी मजबूरी है, अगर वो ये ना कहें तो वो क्या कहें। मुझे नहीं पता कि उनको किस बात पे तरस आता है, लेकिन हमें शर्म आती है जब हम ये बात कहते हैं कि रेहाम खान और कल की रेहाम खान और आज की रहम खान एक पाकिस्तानी खातून है, और बस उनसे हुआ सिर्फ इतना है कि वो खातून अव्वल नहीं बन सकी जिनकी उनको शदीद ख्वाहिश थी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने जा रहे हैं कि वही नेशनल एक्शन प्लान जो बना था 2014 में,
اور اے پی ایس اٹیک کے بعد تمام عسکری اور سیاسی قوتیں سر جوڑ کر بیٹھی تھی اور اب جا کے دوبارہ سے ہمیں بتایا اس وقت بھی یہی اعادہ کیا تھا تمام سیاسی قوتوں نے, چاہے وہ اس وقت اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو, کہ اس پہ منوعن عمل کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. وہ کون سی وجوہات تھیں جو ایسا نہیں ہو سکا, اور اب جو ایک دفعہ پھر اعادہ کیا گیا ہے تو اب کیسے یقین کر لیں کہ اس دفعہ کریں گے. اور ویسے اس دفعہ یقین کرنے والی بات اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں اس وقت نظر آتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی اور بڑی اچھی ایک انوائرمنٹ میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں. جو ہمارے سینئر یہاں پہ رہنما ہیں ان سے میں آپ کی تعارف پہلے کرا دیتی ہوں. بیرسٹر عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ ٹائم کا. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این کو سب کے ریپرزینٹیٹیو, دونوں بیرسٹرز بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ٹی آئی پنجاب. السلام علیکم اعجاز چودھری صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. جی وعلیکم السلام. اعجاز چودھری صاحب, مجھے آج جس طرح سے بھاولپور میں وزٹ بھی کروایا ہے کچھ صحافیوں کا, اور وہ بتایا گیا ہے کہ جی جو انڈیا جس قسم کے بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے وہ وہاں پر حقیقت میں یہ صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اب مجھے تھوڑا سا تفصیل بتائیے گا کہ یہ جو مدرسے پہ کارروائی ہوئی ہے یہ اسی نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں ہوئی ہے جو 2014 میں بنا تھا, لیکن اس پر عمل درآمد کیا سنجیدگی کے ساتھ اب شروع ہوا ہے اور اس کے تحت اب جتنے بھی مدارس ہیں ان میں ریفارمز کی جائیں گی؟ جو تنقید تھی وہ بھاولپور کے مدرسے اور جیش محمد کے حوالے سے تھی. چنانچہ حکومت نے باقاعدہ اس مدرسے کا یعنی کنٹرول سنبھال کے یہ ثابت کیا کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اس مدرسے سے کوئی ایسا یعنی وہاں پہ تیاری کا یا کوئی ٹریننگ کا یا خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے کسی کام کا ذرا سا بھی شائبہ تک بھی ہو. چنانچہ یعنی پوری طرح میڈیا کو رسائی دی گئی ہے وہاں پہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے آگے دیکھ لیں کہ وہ بچوں کا اور اساتذہ کے علاوہ انہوں نے وہاں پر کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. در حقیقت تو یہ پلوامہ واقعے کے بعد ہوا ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے نیشنل ایکشن پلان کا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان 6 ماہ کے اندر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لمبا گیپ ہو. پرائم منسٹر پوری توجہ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز میں آ رہے ہیں اور اس میں جس درجہ اس بات کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ضرورت ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کوئی غفلت نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان پالیسیز کے اوپر اس قدر ہم آہنگی ہے کہ یعنی آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ہر پہلو سے خارجہ محاذ کے اوپر بھی اور داخلہ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بھی بالکل یکساں موقف ہے. اس سے پہلے کہ میں دیگر پینلسٹ کی طرف جاؤں, چودھری صاحب مجھے ایک بار بتا دیجیے گا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جس میں آپ ابھی ہم آہنگی کا ذکر کر رہے ہیں, پچھلے 5 سال یا پچھلے 3 سال یا پچھلے 4 سال وہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا, خصوصاً پنجاب کو لے کر؟ اچھا دیکھیے, میں کوئی اس کے اوپر الزام تراشی والی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ حکومت کا جو رویہ تھا وہ گزشتہ 2-2.5 برس سے بہت ہی زیادہ معاندانہ تھا ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی فورسز. ٹھیک ہے دانیال صاحب, مختصراً یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں وہ کون سی وجوہات تھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد اس کی روح کے مطابق نہیں ہو سکا, پی ایم ایل این کی حکومت کیوں اس میں ناکام رہی؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں آپ کے کوشچن سے بڑا اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا اور کانٹریڈکٹ کروں گا کہ جب ہم نے حکومت لی نیشنل ایکشن پلان تمام چیزوں آنے سے پہلے, اس سال پاکستان میں جو دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد تھی وہ تھی 13,750, 13,000 پلس تھے. اور آپ کے سامنے مدارس بھی تھے, آپ کے سامنے تمام چیزیں تھیں. اور جس سال ہماری حکومت کی وہ پہلا سال تھا کہ دہشت گردی سے شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد 1000 سے کم تھی. جب آپ کسی بھی چیز کو فیل ہونا کہتے ہیں تو آپ اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں, آپ رزلٹ دیکھتے ہیں. رزلٹس آپ کے سامنے تھے. اور جہاں تک آپ بات ابھی آپ نے دوبارہ کی کہ پنجاب میں یہ اس حد تک پاس نہیں ہوا, شاید آئی تھنک اف یو ہیو فگرز اور اف یو ڈونٹ ہیو دا فگرز, ہم لوگ بڑے کلوزلی اس کے اوپر ورک کرتے تھے اور دیکھتے تھے. سب سے زیادہ جو مدارس بند ہوئے وہ پنجاب میں ہوئے, سب سے زیادہ جو لاؤڈ سپیکر یوزیج کو بند کیا گیا وہ پنجاب میں ہوا, سب سے زیادہ لاؤڈ سپیکر یوزیج کے اوپر جو کیسز فارم دیے گئے اس وقت نثار صاحب چیف منسٹر تھے وہ پنجاب میں تھے. اور تمام اکراس دا بورڈ وہ ہماری جو جوڈیشری کا ایک پینل تھا, ہمارے پولیٹیشنز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ
all were on one page. उसके बहुत ज्यादा उसके जनरल राहील शरीफ के टाइम पे उसके उनकी मीटिंग्स होती थी, चौधरी साहब की, चौधरी निसार साहब की, मियां नवाज शरीफ के टाइम में, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में की जाती थी। और थ्रू आउट अगर आप किसी भी आप उस टाइम की कोई अपना निकाल लें, कोई प्रोग्राम निकाल लें या उनकी ब्रीफिंग निकाल लें, तो कभी भी उन्होंने किसी चीज को यही नहीं कहा कि पॉलिटिकल साइड से कोई कमी आ रही है, पॉलिटिकल साइड से कोई डिसएग्रीमेंट है। वो आपने बोला तो मुझे वो प्रेस रिलीज याद आ गई जिसमें इस बात पे को इंडोर्स किया गया था कि नेशनल एक्शन प्लान पे भी काम करने की जरूरत है। लेकिन आपने जो अभी बात की कि सबसे ज्यादा मदारिस पे कंट्रोल, ऑल दो के जो भावलपुर का ये जो जैश मोहम्मद का मदरसा, उनके जेर इंतजाम चलने वाला मदरसा, ऑल दो के वहां से वो कोई दहशतगर्दी नहीं होती थी, किसी किस्म का ऐसा ऑपरेट इलीगली उसको नहीं किया जाता था, बट द फैक्ट इज कि वो जैश मोहम्मद के जेर इंतजाम था। तो वो फिर ऐसी तंजीम के जेर इंतजाम कैसे आपने अलाउ किया हुआ था एक मदरसे को जो कि कलअदम तंजीम थी, वो करार दे दी गई? पहली चीज उसका कंट्रोल आपने क्यों नहीं संभाला था? आपके लूपहोल्स चीजें, काफी चीजें हमेशा रह जाती हैं। इट इज अ बिग प्रोविंस, इट इज अ बिग कंट्री, लेकिन आप देखें जो मेन रूट थी, इसकी क्रक्स थी, वो थी दहशतगर्दी। उस टाइम के दोनों इंटीरियर मिनिस्टर्स को किसी मदारिस किसी चीज के ऊपर जो रिपोर्ट मिलती थी उसमें इंस्टेंटली एक्शन होता था। लेट मी कम टू बैरिस्टर आमिर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपकी हुकूमत थी और उसके उस वक्त भी इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक साहब और इनकी गवर्नमेंट थी पंजाब में, उस वक्त रहमान मलिक साहब फ्लोर ऑफ द हाउस, आई स्टिल रिमेंबर कि वो बताते थे कि जी पंजाब में ये हाउडाइट्स हैं, इन टेररिस्ट के, इन जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके, और ये और वो फला। फिर आप लोग ही कहते थे कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ। आज आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल अब अगर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से हम पहले भी आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए नादिया साहब, ये जो नेशनल एक्शन प्लान है 2014 में ये हुआ APS का वाकया, उसके बाद कौम ने सोचा कि अब हमें बैठना है, एनफ इज एनफ, और अब हमें कुछ फैसला करना है, और नेशनल एक्शन प्लान बना। लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है, जिस पे तमाम इदारों को एक पेज पे होना चाहिए। ये जो हम लोग वजीर एक दूसरे से जी नहीं रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं रहे हैं। अब है मेरा नहीं ख्याल अभी भी। देखिए ये तो अभी इनकी परफॉर्मेंस से पता चलेगा। एक इक्का दुक्का वाकयात से आप नहीं कहते हैं। या तो गवर्नमेंट एक इदारे को ठो कर रही है, फिर तो ठीक है। कब होगी सारे इदारे एक पेज के ऊपर? जब इस इशू को हम पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे और इस इशू को पार्लियामेंट के तहत हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश। पार्लियामेंट में इतने संजीदा मामला आप लोग लेकर आते हैं? हम ही लेके आते हैं, ये गवर्नमेंट आप लेके आती है। आप लेकर आते हैं, पार्लियामेंट का काम है। संजीदा बात माजरत के साथ पार्लियामेंट में होने देते हैं। हम ही तो होने देते हैं। पार्लियामेंट तो तब चलेगी जब शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेंगे। पार्लियामेंट जब चलेगी जब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा। अगर पार्लियामेंट तब चलेगी जब साद रफीक को भी वहां पर लाया जाएगा। पार्लियामेंट जब चलेगी जब अगर कोई भी स्पीकर हो, अगर उसके खिलाफ करप्शन के इल्जामात है लेकिन उसके बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अदरवाइज तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ साहब को अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होती? साद रफीक के प्रोटेक्शन प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रही ना मैं तो कह रही हूँ कि पार्लियामेंट नादिया साहब देखिए, क्वेश्चन आप दूसरी दफा मुझे आंसर देने देना। क्वेश्चन इस तरह भी है और आंसर इस तरह भी है कि इन मसाइल को गवर्नमेंट रिजॉल्व क्यों नहीं करती, पार्लियामेंट को चलने क्यों नहीं देती? एक करती है आप दूसरा ले आते हैं, दूसरा करती है आप तीसरा ले आते हैं, एक के बाद दूसरा मसला खड़ा करती है। देखिए अगर तो ये पार्लियामेंट और हुकूमत फवाद चौधरीयों, मुराद सईदों के जरिए चलनी है और वार्डाओं के जरिए इसे आगे बढ़ना है तो फिर चल चुकी और हो चुकी। पहले ख्वाजाओं से भी तो चली ना सर। देखिए अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा इस करप्शन के हवाले से भी बात करते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जहाँ पर हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है, जहाँ पे हमारे मुल्क के कौमी नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, तो चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो कोई और पिलर हो इस वक्त, लेकिन वो तमाम चीज़ों से हटकर, तमाम डिस्क्रिमिनेशन से खत्म अपने आप को बलाए ताक रखते हुए वो सिर्फ एक पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन उसके बाद ज़रूरी है कि हम ये बात करें कि जब हम बात ये करते हैं कि ये तमाम चीज़ें उस वक्त होंगी और ये तमाम जिस लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, जिन प्लान्स पर हम अमल दरामद की बात करते हैं, वो किस तरह से अमल दरामद होगा? चौधरी साहब। नादिया, एक गुजारिश सिर्फ मैं जो पहला मौजू था उस पर करना चाहता हूँ, सिर्फ एक फिक्रा। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो साबिक वजीर आजम हैं उनके बयान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जी। चुनाचे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी संजीदगी थी गुज़श्ता हुकूमत की
ان معاملات کو ریزالو کرنے کی. ان کے ذاتی تعلقات مودی کے ساتھ تھے اور وہاں کے صنعتکاروں کے ساتھ تھے, تو وہ والی کیفیت نہیں تھی جو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان موجود ہے. یہ ہم آہنگی ہونا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے از بس ضروری ہے. اب آ جائیے, عامر حسن صاحب ناراض ہو رہے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ مطلب بلاول بھٹوؤں سے اور خورشید شاہ صاحبوں سے, مجھے تو وہ فکرہ ہی کہنا نہیں آ رہا اچھی طرح, اگر یہ برننگ ہم بند نہیں کریں گے, اگر ان سے یہ چل سکتی ہے تو پھر مراد سعید بھی ہوں گے, واوڈا بھی ہوں گے اور فواد چودھری بھی ہوں گے. اصل میں تو یہ آگ ہم خود ہی لگا لیتے ہیں بات چیت کرتے کرتے, کیونکہ جب دلیل نہیں ہوتی تو ہم اس طرح کی یعنی فائری گفتگو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس ملک کے اندر کوئی 2.25 کروڑ ووٹ لے کر آئی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم جو طاقتور طبقات ہیں ان کا احتساب کریں گے. مجھے بتائیں کہ ان 72 سالوں میں اس پہ 100% لوگوں کا اتفاق ہے کہ ملک لٹ گیا ہے. اس پہ 100% اتفاق. لوٹا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے, اس پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اپوزیشن اپنے اس رویے کو تبدیل نہیں کرتی اور عدالتوں اور اداروں کا احترام نہیں کرتی اور یہ اس کو وکٹمائزیشن نہیں سمجھتی, دیکھیں نا, جب عدالت سے ان کے حق میں فیصلہ آ جائے, جب نیب ان کو بری کر دے تو سب اچھا ہے, اور اگر یہ گرفتار ہو جائیں تو اس کے بعد چنانچہ یہ رویے کو تبدیل کرنا ہوگا اپوزیشن کو. اب یہ تبدیل نہیں کر سکیں گے جب تک احتساب چلتا رہے گا. یہ دانیال صاحب, ابھی بیرسٹر عامر صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں دہشت گرد کہہ رہی ہے, ہم اپنے آپ کو کرپٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے, ہم یہ سب ہو گئے, لیکن دنیا میں دہشت گرد کہہ رہی ہے. یہ تو دنیا کی بات کرے, ہمارا تو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, 3 دفعہ ملک میں رہنے والا پرائم منسٹر, اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑی دشمنی اپنے ملک کے ساتھ کیا ہوگی کہ اس کا بیان کہاں پر کورٹ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اور کس کے خلاف, کس کے حق میں ہو رہا ہے, کلبھوشن یادو کے, اور کس کے حق میں ہو رہا ہے بھارت کے, اور کون استعمال کر رہا ہے اپنے حق میں بھارت, اور وہ اس ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے. اور پھر ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں, اور میں تو سوچ رہی ہوں, میں اس سے سوال بھی کر رہی ہوں کہ جی آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ جو سمجھتا ہی نہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو سمجھتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. It's very unfortunate the person آج اس ملک میں ہم جہاں بیٹھے ہیں, جیسے کوئی بڑا پلان دیکھ لیں, کوئی چیز دیکھ لیں, ہسٹری میں تمام چیزیں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں, اور یو آر کوسچننگ اے سن آف اے سوائل who's born here, جہاں پوری زندگی, اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم اپنے میڈیا گیمکس کے لیے بار بار سارے اینکرز بھی اور سارے لوگ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو اٹھایا گیا, اگر آپ اس پروسیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے اور بھی بہت الزامات لگائے, وہ جو تمام جھوٹے تھے, اور جو انہوں نے اخباری الزامات لگائے وہ الزامات وہ تھے, ہم نے تب بھی جس سے ڈس ایگری کیا اور آج بھی کرتے ہیں. ایک ہوتا نواز شریف صاحب کے اعترافات تھے کہ ہمیں کیا یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں دہشت گردی کروانی چاہیے تھی, ہمیں یہاں سے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا. وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس تھے جو کہ ڈان نیوز پیپر پہ ان کا انٹرویو پرنٹ ہوا تھا. وہ الزام نہیں تھے سر. آپ نہیں, کنفیشنل اسٹیٹمنٹس نہ کبھی تھی نہ ایسی کوئی بات تھی. دیکھیں, اور اگر آپ کا نیریٹو ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں بھارت ٹھیک کہہ رہا ہے اور پاکستان انوالوڈ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہی بھارت ٹھیک کہہ رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ بھارت ان کو کوٹ کر رہا ہے. ان کے کورٹ نے بھی اس کو ڈس ایگری کیا, نہیں, جو کورٹ نے بھی ڈس ایگری کیا اس چیز سے کہ پہلے اخباری وہ انٹرویو, نہ کبھی انٹرویو کی جو چیزیں تھیں, نہ کبھی آپ ایک پرائم منسٹر, انہوں نے کہا what the question was there and still now کہ اگر ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں تو ہمیں ان کی ریسرچ کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زمین کبھی استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دس از دا تھنگ. اور ایک اخباری, دیکھیں, you have all the right to disagree, لیکن جس میں وہ ان کا ایک سیکنڈ جس میں انہوں نے اس میں پورا وہ نیوز ڈان نیوز پیپر کی جس میں نواز شریف صاحب کا انٹرویو تھا, وہ آپ 1000 دفعہ دیکھ لیں, نادیہ آپ 1000 دفعہ دیکھ لیں, he did not use those words. وہ ڈان کے ہم نے تب بھی ڈس ایگری کیا جب وہ پرنٹ ہوا تھا, ہم نے بار بار آگے کیا تھا, ہم نے تب ڈس ایگری کیا تھا, آج بھی کرتے ہیں کہ you never can question. دیکھیں, آپ ان کے اوپر ایک آپ he is son of the soil, you cannot question his loyalty
spoil- country. मतलब You हम तो cannot इससे deny नहीं कर रहे आप ना या कि वो मेरे son of पास the क्या son है। नहीं दिस इज रॉन्ग. आप ना Barrister आप साहब- कभी क्वेश्चन कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है कि मेरा मुहिब नहीं वतन question वो कर- ज्यादा ही है. मैं क्योंकि मैं नहीं कह रही कि दिस वो इज मुहिब आवर वतन नहीं कंट्री. है। ये हमारा I am मुल्क not है. saying नवाज that he is शरीफ का, not हम तमाम लोगों का. मतलब I अगर am आप not डेमोक्रेसी raising में any देखें, question. डेमोक्रेसी में यू हैव द राइट no, टू no. क्वेश्चन. Barrister आपको साहब- अगर इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ बैठा हुआ कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क Barrister डालते साहब, मैं हो. ये नवाज शरीफ question तब भी mark मुहिब वतन उनकी था, आज भी patriotism मुहिब पे- वतन है. उनकी नवाज शरीफ ने patriotism तब भी पे ऐसी कोई I have स्टेटमेंट, no स्वीपिंग question. स्टेटमेंट नहीं दी थी But और जो आज भी चीज- नहीं दी. जो the fact is fact and you cannot deny the fact. And what is the fact? अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट And what is होता the तो fact? मुझे मुझे बता दें fact क्या है? फैक्ट ये पता है कि नवाज शरीफ साहब ने, मुझे नहीं पता किस वो फैक्ट कॉन्टेक्स्ट आपने में वो कहाँ इंटरव्यू सुना? दिया, आपने किस कहाँ सुना मुझे बता grievances दें. के साथ वो हमने इंटरव्यू हमने दिया, आपने क्या वो फैक्ट personal कहाँ grudge देखिए, की जो यूर एन इंटरव्यू एंकर ना, मुझे खाली दिया, लेकिन उन्होंने देखिए वो मुझे खाली इंटरव्यू आप बता दें आपने वो फैक्ट कहाँ सुना, किसने मैंने सुना? न्यूज़पेपर में पढ़ा। वो तो उसको हमने डिसएग्री किया या नहीं नहीं किया। उसको हमने डिसएग्री उनका- किया. वो नहीं सुप्रीम आया कोर्ट में deny. उठाया गया तो हमने डिसएग्री किया. जिस फोरम पे किया उठाया गया हमने डिसएग्री किया कि दैट वाज अ बेयर क्वेश्चन. आज भी आप उसको खोले और देखें कि उसके आगे disagree क्वेश्चन किया। मार्क है आप या उस नहीं. अखबार के आप खिलाफ अभी एक अखबार second, खोले अगर और आप अगर देखें. disagree होता है- एवरीवन हैज द राइट. अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग अगर प्राइम मिनिस्टर अगर कोई वो आपको इल्जाम न्यूज़पेपर लगाता में है गलत तो छापा ही हैज था द तो राइट क्या टू आप आस्क अ उसको क्वेश्चन. डिफेमेशन कोर्ट उसके ऊपर कोई इस केस मुल्क में होता है? कौन से डेफिमेटरी उसके- लॉज हैं मुझे आज बता दें. इस मुल्क में आप है तो कर डेफिमेटरी देते लॉज. ना अपने आप नवाज को शरीफ सेफ को रोज आके आप सू लोग करते ना आप उस अखबार वाले न्यूज़पेपर जलील को। करते हैं. मुझे बताएं हमने सू किया हुआ है, हमने 10 चैनल्स को सू किया हुआ है. मुझे आप एक रिजल्ट बता दें. डोंट किसको टेक द किया नेम, था? लेकिन हमने 10 चैनल्स को किया हुआ है. उसका कोई रिजल्ट आया है? उसका आज तक है. डेफिमेटरी लॉज है. मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर है. आप मुझे बता दें कि डीफेम हमारे ऊपर जो केसेस उस टाइम के बने जो चैनल मुशर्रफ के टाइम के, उन केसेस में अब डेफिमेटरी सुन केस में लीजिए, आज तक कोई डिसीजन मैं नहीं आपको आया. बता दूं कि वो जो डॉन के न्यूज़पेपर में आया था कि ही कंटिन्यूड militant organizations are active, call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. वो ये कह रहे थे नवाज शरीफ साहब कि मुझे ये एक्सप्लेन किया जाए कि should we allow? इसका क्या मतलब है? आप समझा सकते हैं मुझे इसका मतलब? अच्छा ये ऐसी ना कभी बात हुई. साहब आप It was a समझा question सकते हैं that इसका मतलब? if अगर हमें इल्जाम लगाते नहीं था भाई। अगर जब क्वेश्चन मार्क जब डलता है ना आगे तो सवालिया Why निशान होता है. can't we कि complete अगर the trial? A सवालिया reference निशान to जब the डलता Mumbai है, attack आप related सवालिया trial, निशान which has और sought आपके the बाद क्या है Indian कि tribunal. any मैं एक नादिया इस मौके के ऊपर मैं आप इसका मुझे इसका समझा सकते हैं कि देखिए मैं समझता हूँ कि कई दफा हम लोग नॉन इश्यूज में चले. ये नॉन इशू है? मेरी अगर पूरी बात सुन लेंगे, अगर ये मेरी non बात issue है? अगर प्लीज मेरी बात सुन तो लेना, पूछना सुन क्या तो चाह रही लेना. मैं एक सेकेंड. देखिए बात ये है कि कलभूषण का केस के अंदर हमारे आर्गुमेंट स्ट्रांग हैं. ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात है ना, वो तो स्टेट एक्टर है, उनकी फोर्सेस का था, आया यहाँ पे, हमारा केस मजबूत है. अब अगर उनके किसी लॉयर ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, ट्विस्ट किया है, उसमें क्या हम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कटहरे में खड़ा करके गद्दार कहना शुरू कर दें? मेरा सवाल मिल रहे हैं, आप भी मिल रहे हैं. नादिया साहब देखिए, आप जब क्वेश्चन करते हैं हम अब मेरी पूरी बात अगर सुनेंगी तो मैं, अगर नादिया साहब आपको मौका दें प्लीज, आप उसकी वतन के होने पे आप दनियाल भाई क्वेश्चन मुझे कर रही बात हैं. करने दें. देखिए बात ये है कि अब तो मियां साहब अब तो मियां साहब काबिल जिक्र नहीं है ना, अब तो वो कुछ नहीं कर रहे, एक साइड पे है. लेकिन एक चीज को हम भी कहते हैं और उनके दौर में भी कहते रहे कि मियां साहब जो इदारों की लड़ाई होती थी उसमें कहीं अपनी जात की और अपनी ईगोज के लिए कई दफा हदें पार कर जाते थे. ये हम चीजें समझाते थे, इन्हें कहते थे और पॉजिटिव ऑपोजिशन करते थे. मैं समझता हूं कि इस इशू को हमें इतना उठाना नहीं चाहिए. इससे इंडिया का मौकफ मजबूत होगा, हमारा नहीं मजबूत होगा. अगर हम समझ रहे हैं कि उनके लॉयर की आर्ग्यूमेंट में एक लाइन है ये वाली, तो उसे हम अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ले आए तो ये अक्लमंदी नहीं होगी. दूसरी बात, अभी इजाज चौधरी साहब ने फरमाया असेंबली के माहौल के ऊपर, मेरा सवाल ये है, मुझे बड़ा के माहौल पे मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन इस पे बड़ा जरूरी बात उन्होंने की है ना, मुझे इस पे कमेंट ले लो, इस इशू पे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. जी इजाज चौधरी साहब. मैं असल में ये अर्ज करना चाहता हूं आमिर हसन साहब की खिदमत में कि इन्होंने और मैंने 20 प्रोग्राम किए होंगे जिसमें साबिक वजीर आजम की मजम्मत की जो डॉन के अंदर स्टोरी छपी, और कभी नून लीग ने उस स्टोरी से डिसएग्री नहीं किया बल्कि रीएट्रिएट किया. और जो इस वक्त स्टैंड है दानियाल का, कमोबेश यही स्टैंड वो लेते रहे थे. इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज आमिर हसन साहब अपनी मौकफ तब्दील कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी के दीगर बीसीओ लीडर्स, लेकिन बीसीओ लीडर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, बारी बारी बोल रहे हैं ना, मेरी गुजारिश सुन लें. आपने मेरे बारे में कहा ना, मैंने इसलिए तब्दील कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके दरमियान मामला तय पा गए हैं. वरना ये कहना जो कुछ उन्होंने 10 साल तक मुंबई हमले के ऊपर पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही,
और अगर वक्त का वजीर आजम उसके ऊपर सवाल खड़ा कर देता है तो आप समझते हैं ये कोई कम बात है? मुझे हैरत है कि यानी आप इस बात को भूल रहे हैं कि 10 साल तक पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी थी कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और वजीर आजम उसके ऊपर एक सवाल खड़ा, आप इसे कोई इश्यू नहीं समझते? आप ये नहीं कहते यहां पर क्यों अदालतें जो हैं वो उस केस को नहीं चलवा रही? इसलिए बहुत बड़ी बात है। बाकी रहा कुलभूषण से इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हमें अपने मुल्क की, अपनी रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी जिस तरह एक आम आदमी के ऊपर फर्ज है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बदले उत्तम ये हुआ है, इसको एडमिट करना होगा नून लीग को। बदला नहीं है उन्होंने, यहाँ पे बिटवीन द लाइन एटलीस्ट ये एक्सेप्ट किया है कि नवाज शरीफ साहब जब पर्सनल कुछ चीजें मसले होते थे तो वो पर्सनल ग्रज पे कह लीजिए, पर्सनल ग्रीवेंसेस में कह लीजिए, बहुत आगे तक चले जाते थे जहां उनको नहीं जाना चाहिए था। मतलब वो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ एक आम से कोई सियासतदान नहीं है, वो एक बहुत बड़ी मुल्क की पार्टी को और उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को कि वो लीडर हैं, उसको वो हेड करते हैं, उसके वो कायद हैं और इस मुल्क के 3 दफा वो वजीर आजम रहे। अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो इट रियली मैटर्स। दानियाल चौधरी साहब, ऐसा स्टेटमेंट मैं फिर करूंगा कि देखिए ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए हमेशा स्टैंड लिया। वी केम बैक फॉर सॉइल, इसी मुल्क की खातिर उनको बाहर जब निकाला गया, एग्जाइल में रहे, फिर वापस आए और बार बार आए और आएंगे। ये हमारी फौज है, हमारी फौज है, हम इसको डिफेंड करते हैं। हम उनके साथ शाना बशाना कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और ऐसी कोई स्टेटमेंट इंडिया बेशक ऐसी स्टेटमेंट 1000 दफा यूज करे, इसमें ना हकीकत है ना हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ से ज्यादा मुहब्बे वतन मैं किसी को नहीं जानता। और जितनी हमारी फौज यहाँ हम में से कोई बंदा मुहब्बे वतन है, उतना ही मुहब्बे वतन नवाज शरीफ है। पहले एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि ना मैंने उनकी पेट्रियोटिज्म पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन लगाया, जिसका आप एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हैं, जिस प्रोग्राम की नादिया, वो वहां इसी तर्ज में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने गलत तर्ज में इस्तेमाल किया, हमें नहीं गलत तर्ज में इस्तेमाल होना चाहिए। रह गए उनके पेट्रियोटिज्म, तो जितने मुहब्बे वतन हम हैं उससे कम नहीं, शायद उससे ज्यादा ही नवाज शरीफ साहब भी होंगे, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन जो गलत बात हो गई थी वो गलत बात एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी। जी देखिए, ये जो अभी चौधरी साहब ने फरमाया ना असेंबली का माहौल, मुझे बिलावल भुट्टो साहब का या खुर्शीद शाह साहब का कोई फिक्रा बताएं जिससे असेंबली का माहौल खराब हो। फिक्रे की बात नहीं ना, नादिया साहब मुझे मौका सिर्फ थोड़ी से मुझे बात करने दें। और दूसरी स्पीकर की, मैं बताता हूं, हम स्पीकर एक सेकंड मैं बताता हूं, हम स्पीकर की ऑफिस की बात करते हैं, जिस तरह हम असातिज़ा को हथकड़ी लगी थी तो उस पर भी बात करते हैं। अभी करप्ट साबित भी नहीं हुआ तो भाई आमदन से ज्यादा इतनी एक ड्रामेबाज किस्म की टर्म है जिसे इस्तेमाल। और देखिए आप स्पीकर खत्म करते हैं, मुझे नादिया मौका तो देना। देखिए क्या कि इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर आप स्पीकर को घसीटना शुरू कर दें, आप साबित करें, रेफरेंस बनाएं, अगर वो करप्ट साबित होते हैं तो फिर बात करें। और दूसरा, सिंध के बारे में बात आती है तो पुलिस पीछे, दूसरे इदारे वर्दी पहन के आगे, और इधर हुकूमत के हो तो पुलिस रेंजर्स है। आपने रेंजर्स को वहां पर ही वो जो आपने हमने बुलाया, वो वाहिद सूबा है जहाँ पे आईजी वजीर आला की मर्जी का नहीं लगता, और इधर बुजदारों के हाथों रोज एक आईजी तब्दील होता है। तो ये है वो तासुब जो बढ़ता जाता है रियासती इकाइयों के दरमियान। और वहां पर जो आपस में मिलके गिराते थे वो हुकूमतों में भी बैठते थे, ये वही वाहिद सूबा है। नहीं मेरी बात, मैं प्रोग्राम को बहरहाल यहाँ पे खत्म करूंगी। थैंक यू वेरी मच। इजाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दानियाल चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।